अब आगे हम जिक्र करेंगे मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में। किसके बारे में? मानव भूगोल की प्रकृति। तो देखो, मानव भूगोल की प्रकृति। तो बेटा मानव भूगोल की प्रकृति है, उसमें आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, तो वो है कि जीन ब्रूंस के अनुसार। किसके अनुसार? जीन ब्रूंस के अनुसार। तो जीन ब्रूंस ने क्या कहा? देखो कि जिस प्रकार से अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? कीमतों से है। किसका संबंध है? अर्थशास्त्र का। किससे है? कीमतों से है। दूसरा इसने बताया कि भूगर्भ शास्त्र, कौन सा शास्त्र? भूगर्भ शास्त्र है, उसका संबंध किससे है? चट्टानों से है। ध्यान देना, अर्थशास्त्र का संबंध किससे? कीमतों से। भूगर्भ शास्त्र का संबंध किससे? चट्टानों से। और तीसरा आता है वनस्पति। वनस्पति शास्त्र है, उसका संबंध किससे बताया गया है? पेड़ पौधों से। किससे? पेड़ पौधों से। तो देखो, जीन ब्रूंस के अनुसार अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? कीमतों से है। भूगर्भ शास्त्र का किससे संबंध है? चट्टानों से। वनस्पति शास्त्र का संबंध किससे है? पेड़ पौधों से है। उसी प्रकार से बताया है कि भूगोल का जो केंद्र बिंदु है, यानी इनके हिसाब से देखें तो भूगोल का जो केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु क्या है? स्थान है। तो इसमें एक ही क्वेश्चन बनता है, वो है जीन ब्रूंस के अनुसार भूगोल का केंद्र बिंदु क्या है? स्थान है। ठीक है, यानी भूगोल का केंद्र बिंदु क्या है? स्थान है। तो मानव भूगोल की प्रकृति में आपको केवल जीन ब्रूंस के अनुसार ही देखना है। जिस प्रकार से अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से, भूगर्भ शास्त्र का चट्टानों से और वनस्पति शास्त्र का पेड़ पौधों से, तो उसी प्रकार भूगोल का जो केंद्र बिंदु है वो क्या बताया है? जीन ब्रूंस ने स्थान बताया है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के, यानी विषय क्षेत्र से संबंधित। विषय क्षेत्र बोल सकते हो, अध्ययन क्षेत्र भी बोल सकते हो। तो मानव भूगोल के जो विषय क्षेत्र हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। बात करें हम किसकी? विषय क्षेत्र की, यानी मानव भूगोल के विषय क्षेत्र हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। सबसे पहला आता है जनसंख्या। पहला कौन सा है? जनसंख्या। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? जनसंख्या में जैसे जनसंख्या घनत्व हो गया, वितरण हो गया, और अगर हम बात करें कि जनसंख्या की कितनी वृद्धि हो गई, यानी पूरा का पूरा अध्ययन किससे संबंधित है? जनसंख्या से ही संबंधित है। दूसरा आता है प्राकृतिक संसाधन। दूसरा कौन सा है? प्राकृतिक संसाधन। इसमें प्रकृति के जो संसाधन हैं उनसे संबंधित अध्ययन किया जाता है, यानी प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तीसरा आता है हमारा सांस्कृतिक वातावरण। तीसरा कौन सा है? सांस्कृतिक वातावरण। तो देखो, सांस्कृतिक यानी हमारा रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, इन सभी का अध्ययन किसमें किया जाता है? सांस्कृतिक वातावरण में। यानी सांस्कृतिक वातावरण है उसमें किसका अध्ययन? हमारे रहन सहन का, खान पान का और हमारी जो वेशभूषा है उसका अध्ययन किया जाता है। चौथा आता है कालिक अनुक्रम। कालिक अनुक्रम। तो कालिक अनुक्रम नाम से स्पष्ट है, काल, काल यानी समय। ये मानव है वो समय समय पे क्या कर रहा है? जो परिवर्तन कर रहा है उन सबको किसमें शामिल किया गया है? कालिक अनुक्रम। यानी समय समय के साथ जो परिवर्तन हो रहे हैं उन सभी का अध्ययन किसमें है? कालिक अनुक्रम। अगर पूछ लिया जाए कि कालिक अनुक्रम क्या है, तो उसमें आपको इतना ही बताना है कि मानव द्वारा समय समय पे किए गए परिवर्तन हैं वही क्या है? कालिक अनुक्रम, यानी क्रम के अनुसार, समय
के क्रम के अनुसार होने वाले परिवर्तन ही क्या है, काल के अनुक्रम है। आगे हम बात करते हैं तो 5 नंबर आता है वातावरण समायोजन। 5 नंबर कौन सा है, वातावरण समायोजन। यानी मानव का वातावरण के साथ कैसे संबंध है, यानी मानव है वो वातावरण के साथ अपना समायोजन है वो किस प्रकार से कर रहा है, उसका अध्ययन किस में किया जाता है, वातावरण समायोजन की। और 6 नंबर आता है हमारा दूसरे देशों के साथ संबंध, के साथ संबंध। जैसे भारत का पाकिस्तान के साथ कैसा संबंध है, भारत का अमेरिका के साथ कैसा संबंध है, उन सभी को किसमें शामिल किया है, दूसरे देशों के साथ संबंध में। जैसे राजस्थान का हरियाणा के साथ किस प्रकार से संबंध है, वही चीज हम किस में पढ़ते हैं, दूसरे देशों के संबंध में। तो जो विषय क्षेत्र है जिसे हमने क्या कहा था, अध्ययन क्षेत्र, कितने बताए थे, 6। पहला बताया था जनसंख्या, दूसरा है प्राकृतिक संसाधन, तीसरा है सांस्कृतिक वातावरण, चौथा है कालिक अनुक्रम, 5वां है वातावरण समायोजन, और 6 नंबर आता है दूसरों देशों के साथ संबंध। ये हो गए हमारे मानव भूगोल के विषय क्षेत्र या फिर अध्ययन क्षेत्र। अब आगे हम बात करते हैं मानव भूगोल का विकास। तो विकास के बारे में सबसे पहले देखते हैं कि मानव भूगोल का प्रादुर्भाव और विकास है वो कब हुआ था। मानव भूगोल का प्रादुर्भाव और विकास, तो ध्यान रखना, प्रादुर्भाव व विकास कब से माना जाता है, 18वीं सदी से। कब से माना जाता है, 18वीं सदी से माना जाता है। तो ये एक छोटा क्वेश्चन बनता है कि मानव भूगोल का प्रादुर्भाव और विकास है वो कौन सी सदी से माना जाता है, तो तब आपको बताना है 18वीं सदी से माना जाता है। आगे इसका विस्तृत रूप देखते हैं, यानी मानव भूगोल के विकास के विस्तृत रूप देखते हैं। उसको 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में, 3 भागों में। पहला आता है कौन सा, प्राचीन काल। कौन सा आता है, प्राचीन काल। दूसरा है मध्यकाल, और तीसरा आता है जो वर्तमान का चल रहा है, आधुनिक काल। तो 1 नंबर तो आएगा आपका प्राचीन काल, दूसरा आता है मध्यकाल यानी बीच का काल, और तीसरा जो वर्तमान में चल रहा है उसको हम क्या कहेंगे, आधुनिक काल। क्या कहेंगे, आधुनिक काल। तो ध्यान रखना प्राचीन काल में क्या हुआ था, मध्यकाल में क्या हुआ था और आधुनिक काल में क्या हो रहा है। तो प्राचीन काल की अगर हम बात करें तो प्राचीन काल में जो लोग थे वो थे प्रकृति प्रेमी। क्या थे, प्रकृति प्रेमी। ये लोग पेड़ पौधों को देवता मानकर उसकी क्या करते थे, पूजा करते थे। तो सीधी भाषा में बात करें तो प्राचीन काल में जो लोग थे वो किस पे निर्भर थे, प्रकृति पे निर्भर थे। दूसरा है मध्यकाल। तो मध्यकाल में क्या हुआ कि जो लोग हैं वो धीरे धीरे क्या करने लगे, खोज करने लगे। क्या करने लगे, खोज करने लगे। पहले में तो हमने देखा था कि स्पष्ट रूप से क्या है, प्रकृति पे निर्भर हैं, लेकिन दूसरे काल में धीरे धीरे जैसे जैसे परिवर्तन होता गया तो लोगों ने क्या शुरू कर दी, खोज प्रारंभ कर दी। अब तीसरा आता है हमारा आधुनिक काल। तो आधुनिक काल के प्रारंभिक में बात करें, यानी आधुनिक काल के प्रारंभ में क्या हुआ था, तो प्रारंभ में क्या हुआ था, विचारधाराओं का जन्म हुआ था। एक तो नियतिवाद, दूसरा आपका आता है संभववाद, और तीसरा कौन सा आता है, नवनियतिवाद। तो ध्यान देना, नियतिवाद बता चुका हूं आपको कि इसमें क्या बताया है कि मानव है वो किसका दास है, प्रकृति का। दूसरा संभववाद है, इसमें क्या बताया कि जो मानव है वो प्रकृति का क्या है, स्वामी है। लेकिन अब एक नया शब्द और जुड़ गया, यानी जो विचारधारा है 3 उसमें एक नया शब्द और है, नवनियतिवाद। तो नवनियतिवाद क्या है, तो नवनियतिवाद है ये इन दोनों का मिश्रण है, इन्हें दोनों का मिश्रण है। कैसे, जिस प्रकार से मानव प्रकृति के साथ संबंध बनाएगा तो प्रकृति है उसी प्रकार से उसके अनुसार कार्य करेगी।
अगर हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं तो उसी का नतीजा है वर्तमान में देख लीजिए, जैसे ये महामारी आई है तो उसका भी नतीजा है, यानी हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है तो उसका खामियाजा है वो हमें अवश्य रूप से भुगतना पड़ता है। अगर हम उनके साथ सही संबंध बनाएंगे तो प्रकृति है वो अपना रूप नहीं दर्शाएगी। तो वही क्या है, नवनियतिवाद है। तो आधुनिक काल में प्रारंभिक जो है उसमें 3 विचारधाराओं का जन्म हुआ था। एक तो है नियतिवाद, दूसरी है संभववाद और तीसरी आती है नवनियतिवाद। तो देखो नवनियतिवाद के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि नियतिवाद और संभववाद के बारे में आपको पहले बता चुका हूं। अब नया शब्द आया है नवनियतिवाद। नवनियतिवाद है, इसे कहा जाता है रुको और जाओ। क्या कहा जाता है, रुको और जाओ। यह भी एक छोटा क्वेश्चन बन रहा है, आपका ध्यान रखना, रुको और जाओ। अब बात करते हैं कि नवनियतिवाद है, इसके प्रवर्तक कौन है। नवनियतिवाद है, इसके प्रवर्तक कौन है। तो इसके प्रवर्तक हैं वो कौन है, ग्रिफ्थ टेलर हैं। कौन है, ग्रिफ्थ टेलर। तो ग्रिफ्थ टेलर हैं, उसने किसका अध्ययन किया था, नवनियतिवाद का। तो देखना ग्रिफ्थ टेलर। अब पूछ लिया जाए ग्रिफ्थ टेलर कौन है, तो याद रखना अमेरिका के एक प्रसिद्ध भूगोलवेता हैं। ग्रिफ्थ टेलर कौन है, अमेरिका के एक प्रसिद्ध भूगोलवेता हैं, जिसने कौन सी विचारधारा दी थी, नवनियतिवाद। नवनियतिवाद है, उसको दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, रुको और जाओ। इस पे किन पे जोर दिया गया है, तो इसमें अगर हम बात करें तो पारस्परिक संबंध है उनके सामंजस्य पर जोर दिया गया है। किस पे, पारस्परिक जो संबंध हैं उन पे जोर दिया गया है नवनियतिवाद में। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं आधुनिक काल में ही 1930 के दशक में क्या हुआ था। ये तो प्रारंभ की बात हो गई कि प्रारंभ में क्या हुआ था, 3 विचारधाराओं का जन्म हुआ था। अब आगे चलते हैं तो आगे आता है 1930 के दशक में क्या हुआ था। 1930 के दशक में क्या हुआ था, 1930 के दशक की अगर हम बात करें तो 1930 का दशक था, उसमें भूगोल का विभाजन हो गया था। जो मानव भूगोल है उसका विभाजन, यानी उसके भाग हो गए थे। कितने हुए थे, 2। यानी मानव भूगोल है वो कितने भागों में विभाजित हो गई थी, 2 भागों में विभाजित हो गई थी। पहला आता है सांस्कृतिक भूगोल, यानी पहला भाग कौन सा बना था, सांस्कृतिक भूगोल बना था, और दूसरा बना था आर्थिक भूगोल। पहला कौन सा है, सांस्कृतिक, और दूसरा कौन सा है, आर्थिक। यानी 1930 के दशक में अगर पूछ लिया जाए कि 1930 के दशक में क्या हुआ था, तो आपको बताना है 1930 के दशक में मानव भूगोल का विभाजन हुआ था। कितने भागों में, 2 भागों में। पहला है सांस्कृतिक भूगोल और दूसरा कौन सा आता है आपका, आर्थिक भूगोल। इसके अलावा हम बात करें तो इन 2 विभाजनों के अलावा अन्य उप विभाजन भी हुए थे। यानी 2 विभाजन तो हुए थे, लेकिन इसके अलावा अन्य उप विभाजन हुए थे। उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो उप विभाजन में आता है आपका, उप विभाजन की बात करें तो पहला आता है राजनीतिक। कौन सा आता है, यानी पहला जो उप विभाजन है वो कौन सा है, राजनीतिक है। अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा जो विभाजन हुआ था वो हुआ था सामाजिक। पहला उप विभाजन कौन सा है, राजनीतिक, दूसरा कौन सा है, सामाजिक। और तीसरे की बात करें तो तीसरा आता है चिकित्सा से संबंधित। किससे संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित। तो इसमें ध्यान रखना अलग अलग क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला तो क्वेश्चन बन रहा है आपका 1930 है, उस दशक में क्या हुआ था, मानव भूगोल का विभाजन कितने में, 2 में, सांस्कृतिक और आर्थिक में। आगे हम बात करें उप विभाजन की, तो उप विभाजन में राजनीतिक, सामाजिक और चिकित्सा भूगोल। अब तीसरा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि मानव भूगोल की उप शाखाओं का नाम बताइए। तो मानव भूगोल की उप शाखाएं हैं, उसमें आपको शामिल करना है एक तो सांस्कृतिक, दूसरा है आर्थिक, तीसरा है राजनीतिक और चौथा आता है आपका सामाजिक। तो कम से कम आपको मानव भूगोल की उप शाखाओं के जिक्र आता है तो उसमें आपको 4 उप शाखाओं के नाम याद रखने हैं, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक। यह तो बात हो गई 1930 के दशक की। अब आगे हम बात करते हैं
1970 के दशक में क्या हुआ था? तो 1930 में तो विभाजन हो गया और 1970 में है वो हम देखेंगे। तो उसमें नई विचारधाराओं का उदय हुआ था 1970 के दशक में। 1970 के दशक में नई विचारधाराओं का उदय हुआ था। तो कौन कौन सी विचारधाराओं का उदय हुआ था? एक तो आती है मानवतावादी। कौन सी? मानवतावादी। दूसरी है आमूलवादी। ध्यान देना, पहले हम पढ़ चुके हैं नियतिवाद, नवनियतिवाद, संभववाद। लेकिन 1970 के दशक में क्या हुआ था? नई विचारधाराओं का उदय हुआ था। उसमें कौन कौन से हैं? पहली आती है मानवतावादी, दूसरी आपकी कौन सी आती है? आमूलवादी, और तीसरी अगर हम बात करें तो कौन सी आती है? यानी व्यवहार से संबंधित है, व्यवहारवादी। तो ध्यान देना, 1970 में जो नई विचारधाराओं का उदय हुआ था, किनका? नई विचारधाराओं का। नई विचारधाराओं का उदय हुआ था, वो कौन कौन से हैं? मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी। तो इस पाठ में अगर हम बात करें तो मानव भूगोल का जो विकास है, उनको सबसे पहले हमने देखा कि इसका विकास 18वीं शताब्दी में हुआ। बाद में हमने पढ़ा कि इसका विकास है वो 3 चरणों में हुआ। तो पहला था प्राचीन काल, दूसरा था मध्यकाल, तीसरा था आधुनिक काल। आधुनिक काल में कई विचारधाराओं का उदय हुआ था। सबसे पहले हुआ था नियतिवाद, संभववाद, नवनियतिवाद। फिर हम बात करें 1970 के दशक में कौन सी विचारधारा? तो मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी। और बीच में एक दशक आया था 1930 का दशक। 1930 के दशक में क्या हुआ था? 2 विभाजन हुआ था। किसका? मानव भूगोल का। तो कितने भागों में? 2 भागों में हुआ था। पहला था आर्थिक और दूसरा आपका कौन सा था? सांस्कृतिक। यानी सांस्कृतिक और आर्थिक भूगोल में इनका विभाजन हुआ था। इसके अलावा इसके 3 उप विभाजन भी हुए थे, राजनीतिक, सामाजिक और चिकित्सा भूगोल से संबंधित। तो इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगले चैप्टर के लिए देखते रहिए अगली क्लास। धन्यवाद।